नमस्ते बच्चों, वेलकम बैक टू रामा टीचर्स यू। आज हम लोग क्लास 12th का केमिकल काइनेटिक्स का जो चैप्टर है उसका हम लोग थर्ड वीडियो बनाने वाले हैं। आई थिंक ये हमारा आखिरी वीडियो होने वाला है। ठीक है, हम लोगों ने पिछले क्लास में क्या क्या खत्म किया था। हम लोगों ने ऑर्डर ऑफ रिएक्शन खत्म किया, किस तरह से हम लोग ऑर्डर ढूंढते हैं, ये सब कुछ हम लोगों ने देखा है ना। तो ये सारी की सारी चीजें हमारी खत्म हो गई थी। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का फॉर्मूला देखा, तुम्हारा जीरो ऑर्डर रिएक्शन का फॉर्मूला देखा, फिर उसके बाद फर्स्ट ऑर्डर सेकंड ऑर्डर का तुम्हारा हाफ टाइम कितना होगा वो देखा हम लोगों ने। ये सारी की सारी चीजें जब हम लोग नोटिस कर रहे थे तो हमें क्या ध्यान ध्यान में आ रहा था। ठीक है, ये दो चीजें होती है, एक होता है डिफरेंशियल तुम्हारा रेट इक्वेशन, एक होता है तुम्हारा इंटीग्रल रेट इक्वेशन, डिफरेंशियल इंटीग्रल। ठीक है, और ये डिफरेंशियल और इंटीग्रल रेट इक्वेशन हमें दो अलग अलग चीजें दिखाते हैं। डिफरेंशियल रेट इक्वेशन हमें क्या बताता है? व्हाट डज द डिफरेंशियल रेट इक्वेशन टेल अस? हाँ, जोर से बोलो क्या? डिफरेंशियल और इंटीग्रल, हाँ बोलो। रेट बताता है कितने स्पीड में तुम्हारा रिएक्शन मूव कर रहा है वो बताता है। इंटीग्रल रेट इक्वेशन क्या बताता है? मैंने तुम्हें एनालॉजी के साथ बताया था, वेलोसिटी टाइम ग्राफ के एनालॉजी के साथ मैंने बताया है। इंटीग्रल रेट इक्वेशन क्या बताएगा तुम्हें? बोलो। इंटीग्रल रेट इक्वेशन, हाँ बोलो। इंटीग्रल रेट इक्वेशन, शांत रहो। इंटीग्रल रेट इक्वेशन जो है तुम्हारा वो ये बताता है बेसिकली कितना अमाउंट ऑफ रिएक्शन तुम्हारा कंप्लीट हो चुका है, कितना रिएक्टेंट बचा है एट अ पर्टिकुलर टाइम। ठीक है, कितना तुम्हारा प्रोडक्ट फॉर्म हो चुका है, कितना तुम्हारे पास रिएक्टेंट बचा है, हाँ कितना तुम्हारा रिएक्शन यूज हो चुका है, ये सब कुछ तुम्हारा इंटीग्रल रेट इक्वेशन बताता है। ठीक है, सो जीरो ऑर्डर इंटीग्रल रेट इक्वेशन का फॉर्मूला क्या है? हाँ क्या? जोर से बोलो अमो, क्या बोलते हैं, आवाज नहीं है क्या? जोर से बोलो। हाँ, आर इज इक्वल टू माइनस के टी प्लस आर नॉट, दैट इज द फॉर्मूला तुम्हारा। या फिर तुम्हारा आर नॉट माइनस आर अपॉन टी इज इक्वल टू के बराबर हो जाएगा। दैट इज द सेकंड फॉर्म तुम्हारा, वही फॉर्मूला को दूसरे फॉर्म में लिखने का। फर्स्ट ऑर्डर रेट इक्वेशन क्या हो जाएगा तुम्हारे पास? व्हाट विल द फर्स्ट ऑर्डर रेट इक्वेशन बी? नहीं पता? k is equal to 2.303 upon t log of r naught upon r, that is the फर्स्ट ऑर्डर रेट इक्वेशन, फर्स्ट ऑर्डर तुम्हारा इंटीग्रल रेट इक्वेशन। समझ में आ गया? ये दोनों को याद रखो। तुम्हारे पास फिर बेसिकली जीरो ऑर्डर इक्वेशन का तुम्हारा हाफ लाइफ कितना होगा? हाँ, t1/2 इज इक्वल टू, हाँ आर नॉट अपॉन टू के, दैट इज तुम्हारे इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड करता है। तुम्हारा आर नॉट अपॉन टू के निकल के आ रहा है। फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन के लिए क्या हो जाएगा? एक नंबर होता है 93 अपॉन क्या? हाँ, 0.693 अपॉन, बोलो बोलो बोलो। हम्म, के, एग्जैक्टली 0.693 अपॉन के तुम्हारा निकल के आ रहा है। ठीक है, सो यहां तक हम लोगों ने सारा का सारा स्टडी किया था। फिर हम लोगों ने एक और लास्ट टॉपिक जो किया था वो था सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, जो एक बल्कि सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है। मगर तुमने क्या किया है, तुमने उस रिएक्शन के जो कॉन्सेंट्रेशन होते हैं उनको मैनिपुलेट कर दिया है। मैनिपुलेट करके उसे जानबूझ के उसे तुमने क्या बनाया है, एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन बना दिया। इसी को हम लोग बोलते हैं फेक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन या फिर सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन तुम्हारे पास। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, चलो। नाउ, टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ द rate of a reaction. What is the temperature dependence known as? Most of the chemical reactions are accelerated by increase in temperature. जितना ज्यादा हम लोग टेम्परेचर को बढ़ाएंगे उतना ज्यादा क्या होगा, हमारा रिएक्शन का जो स्पीड है वो बढ़ेगा। ठीक है, नाउ it has been found that for a chemical reaction with a rise in temperature by 10 degrees, the rate constant is nearly डबल हो जाता है तुम्हारे पास। इसका मतलब क्या है, जिस स्पीड से तुम्हारा क्या जो रेट कांस्टेंट, हमें पता है रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट कांस्टेंट के बराबर होता है। ठीक है, अगर रेट कांस्टेंट की वैल्यू इंक्रीज हो रही है तो तुम्हारा रिएक्शन का स्पीड भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, नाउ इट हैज बीन फाउंड दैट फॉर अ केमिकल रिएक्शन विथ राइज इन टेम्परेचर बाय 10 degrees, the rate constant is nearly doubled. Example, in decomposition of N2O5, N2O5 डिकम्पोज होकर क्या बन जाता है तुम्हारा?
2NO2 प्लस O2। ठीक है, जब तुम्हारा डिकम्पोज होता है ये, तो ये हमें क्या देता है? हाँ, द टाइम टेकन फॉर हाफ ऑफ द ओरिजिनल अमाउंट टू डिकम्पोज इज 12 मिनट्स। ठीक है, at 50 degree Celsius, 5 hours at 25 degree Celsius, 10 days at 0 degree Celsius. This effect of temperature is usually expressed in terms of temperature coefficient. टेम्परेचर कोएफिशिएंट के हिसाब से हम लोग देखते हैं। सो जैसे जैसे हमारा टेम्परेचर चेंज हो रहा है, हाँ, हमारा जो रेट कांस्टेंट है, दैट इज के की वैल्यू, वो भी चेंज होती जा रही है, जिसके कारण हमारा जो ड्यूरेशन लग रहा है एक रिएक्शन को कंप्लीट करने के लिए, वो भी तुम्हारा चेंज हो जा रहा है। ठीक है, अरीनस इक्वेशन। अब हमारा अरीनस इक्वेशन शुरू होता है। ठीक है, what does Arrhenius equation tell us? The temperature dependence of rate of a chemical reaction is expressed by the Arrhenius equation. ठीक है, Arrhenius equation इसको एक्सप्रेस करता है ढंग से। और ये Arrhenius equation बोलता क्या है तुम्हारे पास? The temperature dependence of rate of a chemical reaction is expressed in terms of Arrhenius equation. K is equal to A e to the power minus EA upon RT। तो ये तुम्हारा जो फॉर्मूला है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला निकल के आता है, इसको रटना पड़ेगा तुम लोगों को। ठीक है, इसमें तुम्हारे पास ए क्या होता है? ए इज कॉल्ड द अरीनस फैक्टर तुम्हारा, और द फ्रीक्वेंसी फैक्टर। नाउ उसके साथ तुम्हारे पास ए जो होता है, ये प्री एक्सपोनेंशियल फिगर होता है। इट्स अ प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर। क्यों? क्योंकि एक्सपोनेंट के पहले आता है। एक्सपोनेंट मतलब ई। ठीक है, इसके पहले तुम्हारा निकल के आ रहा है, तो हम लोग इसे बोलते हैं प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर भी बोला जाता है अरीनस इक्वेशन को। नाउ इट इज अ कांस्टेंट स्पेसिफिक टू अ पर्टिकुलर रिएक्शन। हर एक रिएक्शन के लिए तुम्हारा एक ए अलग से निकल के आता है तुम्हारा, जो तुम्हारा कांस्टेंट होता है। आर इज कॉल्ड द गैस कांस्टेंट 8.314, या फिर तुम्हारा 0.0821। ये दो अलग अलग वैल्यूज तुम्हारे दो अलग अलग कंडीशंस के लिए निकल के आती है। ठीक है, एंड ई ए इज द एक्टिवेशन एनर्जी इन जूल्स पर मोल। एक्टिवेशन एनर्जी क्या होता है, पहले पहले हम लोग समझते हैं। ठीक है, इसके अंदर हम लोगों ने बहुत सारी चीजों के बारे में अभी डिस्कस किया है, तो धीरे धीरे करके वी हैव टू अंडरस्टैंड इन सबका मतलब क्या होता है करके। सो एक्सप्लेनेशन ऑफ द अरीनस इक्वेशन अकॉर्डिंग टू द कॉन्सेप्ट ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी का मतलब क्या होता है? तुम्हारा जो मॉलिक्यूल है, जो एक रिएक्शन में पार्टिसिपेट करना चाहता है, उसको एक मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी की जरूरत पड़ती है टू प्रोसीड फॉरवर्ड। ठीक है, अगर उसके पास एक मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी है, तो वो उस रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर सकता है। अगर उसके पास मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी नहीं है, तो वो उस रिएक्शन के अंदर पार्टिसिपेट नहीं कर सकता। इट इज द सेम लाइक दिस। अगर तुम्हारे हाथ में पैसा है, तो तुम बाहर क्या बोलते हैं, स्पेंड करने के लिए तुम खर्च कर सकते हो। अगर पैसा ही नहीं है, तो कैसे खर्च करोगे? It's as simple analogy as that. They actually for the they actually first form a कहाँ गया? Their reaction does not convert into products directly. They actually form an unstable intermediate which exists for some time and breaks up to form product molecules. तो तुम्हारा दो अलग अलग जो molecules है, वो सडनली तुम्हारे प्रोडक्ट्स बनाते नहीं है। वो सबसे पहले एक इंटरमीडिएट ब्लॉब बनाएंगे, एक इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स बनाने की कोशिश करेंगे। ये जो इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स होता है, ये बहुत ज्यादा शॉर्ट लिव्ड होता है। ठीक है, इट्स लाइक दिस। तुम जब क्या बोलते हैं, जॉब को चेंज करने की कोशिश करते हो, तुम जॉब चेंज करते हो जब तुम्हारे पास एक नई जॉब आती है। एक लेन देन का तुम्हारा सिस्टम चलता है। तुम अपनी पुरानी जॉब तभी छोड़ते हो जब तुम्हारे हाथ में एक नई जॉब आती है। दैट्स व्हाट पीपल यूजुअली डू इन द मार्केट। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो तुम्हारा एक नया जॉब मिलना और पुराना जॉब छोड़ना, ये एक इंटरमीडिएट पीरियड है तुम्हारे लाइफ में। उसी तरह से तुम्हारा जो क्या बोलते हैं, एक रिएक्शन हो रहा होता है, दो रिएक्टेंट्स के मिलके कंबाइन होना, एक इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स बनाना, इट इज नोन एज द इंटरमीडिएट स्टेट। एक इंटरमीडिएट अनस्टेबल स्टेट होता है, बहुत शॉर्ट लिव्ड होता है वो। ठीक है, this unstable intermediate is called an activated complex. Activate हो चुका है, complex बना चुका है, and the energy required by the reactant molecules to form it is called the activation energy. तो तुम्हारा एक intermediate state बनाना, एक इंटरमीडिएट तुम्हारा रिएक्टेंट का एक ये बनाना, ब्लॉब बनाना, उसके लिए जो एनर्जी की जरूरत पड़ती है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? वी कॉल इट द एक्टिवेशन एनर्जी। ठीक है, अगर तुम मेहनत करोगे तो ही तुम्हें एक दूसरा जॉब मिल पाएगा, वरना उसी जॉब में तुम स्टक रहोगे। ठीक है, वो मेहनत जो तुम कर रहे हो, इट इज द एक्टिवेशन एनर्जी।
समझ में आ गया? दो मॉलिक्यूल्स कंबाइन हुए, कंबाइन होते वक्त अगर उनके पास एक्टिवेशन एनर्जी जितना उनके पास एनर्जी था, तो वो एक इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स बना देंगे, और ये इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स टूट के क्या बनेगा? प्रोडक्ट्स बनेगा तुम्हारे पास। ठीक है, दिस एक्टिवेशन एनर्जी इज इक्वल to the difference between the threshold energy needed for the reaction and the average kinetic energy of all the reacting molecules। जितने भी तुम्हारे पास reacting molecules है, इन सब की एनर्जी का एक कॉम्बिनेशन होता है। नाउ that is the activation energy is equal to the threshold energy minus the average kinetic energy of the reacting molecule। ठीक है, जो काइनेटिक एनर्जी तुम्हारे जो रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स होते हैं, उनके पास क्या होता है? उनके पास बेसिकली एक्टिवेशन, देखो यहाँ पे एक्टिवेशन एनर्जी इज इक्वल टू थ्रेशोल्ड एनर्जी माइनस एवरेज काइनेटिक एनर्जी। इसका मतलब क्या है पता है? हम्म यहाँ पे देखो, तुम्हारे पास एक्टिवेशन एनर्जी प्लस एवरेज काइनेटिक एनर्जी गिव्स यू द थ्रेशोल्ड एनर्जी। किसी भी तरह से हम लोग बोल सकते हैं थ्रेशोल्ड क्या है? मिनिमम लिमिट जो तुम्हें चाहिए, तुम्हारा जो होता है इस एक एक सिस्टम का, माइनस तुम्हारा जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी है हर एक मॉलिक्यूल का, इसको जब हम लोग सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमें एक्टिवेशन एनर्जी मिलेगा। ठीक है, ये एक्टिवेशन एनर्जी जरूरी है तुम्हारा प्रोडक्ट, दैट इज द फाइनल पीस बनाने के लिए। अगर एक्टिवेशन एनर्जी नहीं रहेगा तो तुम्हारा प्रोडक्ट कभी बनेगा नहीं। ठीक है, हियर द थ्रेशोल्ड एनर्जी इज द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड बाय एनी रिएक्टेंट मॉलिक्यूल टू कोलाइड विद ईच अदर टू फॉर्म अ प्रोडक्ट। थ्रेशोल्ड, तुम्हारा एक थ्रेशोल्ड रीच होना चाहिए, उस थ्रेशोल्ड के बाद ही तुम्हारा क्या होगा? इट्स लाइक दिस, तुम्हारा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट याद है? हाँ, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के अंदर क्या होता था? जब एक लाइट का एक थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी तुम्हारे उस सरफेस पे गिरता है, तभी इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकल के आते हैं। उसी तरह से तुम्हारा जो एनर्जी है, इट रिक्वायर्स अ मिनिमम थ्रेशोल्ड एनर्जी फॉर द कोलिजन। ठीक है, एक कोलिजन की एक मिनिमम थ्रेशोल्ड एनर्जी, एक होता क्यों है वो भी बताता हूं। ठीक है, अगर तुम्हारा थ्रेशोल्ड एनर्जी कम है, लाइक बेसिकली तुम्हारे पास एनर्जी कम है, लेस देन द थ्रेशोल्ड एनर्जी, तो तुम्हारे मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के उतने ज्यादा करीब आ नहीं पाएंगे। तुम्हें क्या करना है? इन दोनों को ऐसे भिड़ाना है कि इनके ऑर्बिटल्स एक दूसरे को ओवरलैप कर दे। समझ में आ गया? इनके ऑर्बिटल्स जब एक दूसरे को ओवरलैप कर देंगे, तब तुम्हारा क्या होगा? रिएक्शन कंप्लीट होगा। समझ में आ गया? नाउ it means only those reacting molecules form products which have energy equal to or greater than the energy to cross the activation barrier। ठीक है, एक्टिवेशन एनर्जी बैरियर को क्रॉस जो करेगा, वही क्या कर पाएगा? तुम्हारा रिएक्शन के अंदर पार्टिसिपेट कर पाएगा। पिछले क्लास में मैंने तुम लोगों को ऑलरेडी बताया है कि हर एक मॉलिक्यूल के पास सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी नहीं होता है। ठीक है, डिफरेंट मॉलिक्यूल्स हैव डिफरेंट काइनेटिक एनर्जीज, अलग अलग तरह के काइनेटिक एनर्जीज होती है। नाउ इन सब का जो क्या बोलते हैं, इसमें जो एक पर्टिकुलर एनर्जी के ऊपर होता है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो एक पर्टिकुलर एनर्जी के ऊपर होगा, वही तुम्हारा क्या करेगा? ये है तुम्हारी एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन। तुम्हारा ये परसेंटेज दिखाता है। अभी हम लोग इसके बारे में थोड़ा और डिटेल में सीखेंगे, पहले इसको समझ लेते हैं। एक्टिवेशन एनर्जी इज ऑब्टेन्ड by plotting the potential energy versus the reaction coordinates, the profile of energy change when the reactants change into products। तो यहाँ पे देखो, तुम्हारे पास क्या है? एक H2 मॉलिक्यूल है और एक I2 मॉलिक्यूल है। ये दोनों के दोनों तुम्हारे रिएक्ट करके क्या बना रहे हैं? हाइड्रोजन आयोडाइड बना रहे हैं तुम्हारे पास। नाउ अकॉर्डिंग टू Arrhenius, this reaction can take place only when a molecule of hydrogen and a molecule of iodine collide to form an unstable intermediate। ये जो तुम्हें दिख रहा है ना बक्सा, ये है तुम्हारा unstable intermediate। समझ में आ गया? This is known as the unstable intermediate। It exists for a very short time and then breaks to form two molecules of hydrogen iodide। एक हाइड्रोजन आइडाइड यहाँ पे, एक हाइड्रोजन आइडाइड यहाँ पे, ऐसे दो मॉलिक्यूल्स में तुम्हारा टूट जाएगा। ग्राफ गिवन हियर shows the process of reaction when H2 and I2 molecules cross the activation energy barrier, then form an intermediate activated complex which breaks into products। So दो reactants आए, कोलाइड किया, कंबाइन हुए और फाइनली क्या बना दिए? प्रोडक्ट्स बना दिए। Some energy is released when the activated complex breaks into products। The energy is the final enthalpy delta H of the reaction। डेल्टा एच क्या होता है तुम्हारे पास? व्हाट इज डेल्टा एच? डेल्टा एच का मतलब क्या होता है और डेल्टा एच से तुम्हें क्या सीखने को मिलता है? बताओ तनिष्क।
चेंज इन एंथैल्पी होता है तुम्हारे पास। नाउ चेंज इन एंथैल्पी से हमें क्या इंफॉर्मेशन मिलता है? हाँ, और कुछ नहीं बताता। अगर मैं तुमसे पूछूं एंथैल नहीं, वो डेल्टा जी बताता है, एंथैल्पी नहीं बताता। गिब्स फ्री एनर्जी बताता है। नहीं, डेल्टा, हाँ बोलो, कुछ बोल रहे थे, बोलो। तुम्हारे पास जो डेल्टा एच होता है, डेल्टा एच तुम्हारे पॉजिटिव और नेगेटिव के थ्रू हमें पता चलता है क्या इंफॉर्मेशन निकल के आ रहा है। डेल्टा एच पॉजिटिव होने का मतलब है कि वो एक एंडोथर्मिक रिएक्शन है। डेल्टा एच नेगेटिव होने का मतलब है वो एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। डेल्टा एच नेगेटिव होना मतलब सिस्टम अपनी हीट को लूज कर रही है, देयरफॉर तुम्हारा नेगेटिव हो जाता है। हम लोग केमिस्ट्री के अंदर सिर्फ और सिर्फ सिस्टम को कंसिडर करते हैं, सराउंडिंग को ज्यादा कंसिडरेशन देते नहीं है। तो डेल्टा एच का तुम्हारा पॉजिटिव और नेगेटिव होना बहुत ज्यादा मायने रखता है। डेल्टा एच नेगेटिव होने का मतलब क्या है? इट इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। समझ में आ गया? नाउ अब यहां पे देखो, सम एनर्जी इज रिलीज्ड व्हेन द एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, ये जो कॉम्प्लेक्स है तुम्हारा, जब ये तुम्हारा जो टूटता है ना, हाँ, व्हेन द एक्टिवेशन कॉम्प्लेक्स ब्रेक्स into products, these energy in the final enthalpy delta H of the reaction are and depends upon the nature of the reactants and products। ठीक है, तो ये जो है तुम्हारा, ये जो बैरियर तुम्हें दिख रहा है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? वी कॉल इट दी एक्टिवेशन एनर्जी कॉम्प्लेक्स तुम्हारा। ठीक है, यहाँ पे एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स तुम्हारा यहाँ पे बन रहा है, एट द टॉप तुम्हारा क्या बन रहा है? एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। इतनी अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए तुम्हें ताकि क्या हो? इतनी अमाउंट ऑफ एनर्जी, अरे इतनी अमाउंट ऑफ एनर्जी मिनिमम तुम्हें चाहिए फॉर द रिएक्शन टू टेक प्लेस। नाउ इनिशियली H2 और I2 तुम्हारे हायर पोटेंशियल में थे, फिर उसके बाद जब तुम्हारा HI बना, ये तुम्हारे क्या है? दे आर एट अ लोअर पोटेंशियल एनर्जी। नेचर हमेशा हायर पोटेंशियल एनर्जी में रहना प्रेफर करती है कि लोअर पोटेंशियल एनर्जी में रहना प्रेफर करती है? हाँ, मेरे को रीजन बताओ। मायगा, जब तुम्हें क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंकते हो, वो ऊपर ही रहता है क्या? क्या करता है वो? नीचे आता है। नीचे क्यों आता है? क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा कम होती है तुम्हारी, क्या बोलते हैं, सरफेस के ऊपर। ठीक है, जितना ज्यादा ऊपर जाओगे उतना ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी बढ़ता है। नेचर ऑलवेज प्रेफर्स टू हैव अ लोअर पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, नाउ अगर तुम्हारे यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी कम हो गया है, तो ऊपर से नीचे जाते वक्त तुम्हारा क्या हुआ? एनर्जी तुम्हारी बाहर निकल के आ रही है। ठीक है, तुम एक हायर पोटेंशियल में थे, अब तुम एक लोअर पोटेंशियल में चले गए हो, तो जितना ज्यादा तुम्हारा पोटेंशियल डिक्रीज हुआ, उतना ही ज्यादा क्या होगा? एनर्जी बाहर निकल के आएगी। दो तरह के तुम्हारे ऐसे रिएक्शंस आ सकते हैं। एक, तुम्हारा ये जो इन्होंने बनाया है, ये यहाँ पे तुम हायर में थे, फिर तुम लोअर में जा रहे हो। दूसरा, तुम लोअर में थे और अब तुम हायर में जा रहे हो, लोअर से हायर की तरफ जा रहे हो। ठीक है, हाँ, एक में हायर से लोअर की तरफ आ रहे हो, एक में लोअर से हायर की तरफ जा रहे हो। ये दोनों के दोनों तुम्हारे क्या है? दे आर एग्जांपल्स ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी। तुम्हारा यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे तुम्हारा एनर्जी रिलीज हो रहा है, यहाँ पे एनर्जी तुम्हारा एब्सॉर्ब होगा। ठीक है, नाउ द डिकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोकार्बन्स follows the equation of 4.5 into 10 to the power 11 second inverse, that ये क्या है तुम्हारा? यहाँ पे e to the power minus 2800 k upon t। कैलकुलेट EA, तुम्हारा एक्टिवेशन एनर्जी निकालना है। सो EA का फॉर्मूला क्या होता है तुम्हारे पास? हाँ, यहाँ पे K इज इक्वल टू A की पावर A इंटू ई टू पावर माइनस EA अपॉन RT होता है। सो इसको तुम क्या कर रहे हो? यू आर कंपेयरिंग इट विद दिस। इसको तुमने हमारे फॉर्मूला के साथ कंपेयर किया, तो K की वैल्यू क्या हो जाएगी तुम्हारे पास? 4.5 इंटू 10 टू द पावर 11 सेकेंड इनवर्स। तो तुम्हारा यहाँ पे ऑन कंपेयरिंग बोथ साइड्स, दोनों के दोनों तुम्हारे, अब इसको इक्वेशंस को कंपेयर करने पे हमें क्या मिलेगा बताओ? माइनस EA अपॉन RT इज इक्वल टू माइनस 28,000 K अपॉन T आ जाएगा। यहाँ पे देखो, दोनों के दोनों तुम्हारे जो एक्सपोनेंशियल ये है, फैक्टर्स है, इनको हम लोगों ने क्या किया है? कंपेयर किया है बस। दैट इज, ये तुम्हारा A हो गया, ये जो वैल्यू है तुम्हारी A हो गई।
मगर ये जो दो वैल्यूज है तुम्हारे पास, इन दोनों को तुमने कंपेयर कर दिया, ठीक है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, और दो हम लोगों ने लास्ट टाइम क्लास में किया था ना, इस तरह से दो इक्वेशंस को हम लोगों ने कंपेयर किया, और हम लोगों ने माइनस ई ए अपॉन आर टी इज इक्वल टू माइनस 28,000 के अपॉन टी करके लिख दिया। नाउ ई ए की वैल्यू क्या हो जाएगी तुम्हारे पास, ये माइनस माइनस कट गया, सो 28,000 इंटू आर टी अपॉन तुम्हारा टी इंटू के, सो टी और टी कट जाएगा तो क्या बचेगा, आर और के बचेगा, ठीक है, समझ में आ गया। नाउ 28,000 के मल्टीप्लाइड बाय आर की वैल्यू क्या है तुम्हारे पास, 8.314, ठीक है, इक्वल टू 232,792 जूल्स पर मोल, या फिर इसको तुम किलो जूल्स में भी डाल सकते हो, तो किलो जूल्स में क्या मिलेगा, 232.792 किलो जूल्स पर मोल मिल जाएगा। सो व्हाट डिड यू डू, तुमने इस क्वेश्चन में ये जो वैल्यू था इसको तुमने किसके साथ कंपेयर किया है, अरीनस के इक्वेशन के साथ कंपेयर कर दिया। अरीनस के इक्वेशन के साथ कंपेयर करने पर तुम्हारा माइनस ई ए अपॉन आर टी का एक डायरेक्ट फॉर्मूला निकल के आ रहा था। हाँ, इन दोनों को तुमने कंपेयर कर दिया और तुम्हारा आंसर निकल के आ गया। फिनिश्ड। कोई डाउट है अरीनस इक्वेशन पे, तो अरीनस इक्वेशन बस इतना ही बोल रहा है, अगर तुम्हारा रिएक्शन प्रोसीड कराना है तो तुम्हारे जो रिएक्टेंट्स है उनके पास एक मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी होना चाहिए जो कोलाइड करे, और इस मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी को हम लोग क्या बोलते हैं, वी कॉल इट दी एक्टिवेशन एनर्जी या फिर थ्रेशोल्ड एनर्जी भी। थ्रेशोल्ड एनर्जी तुम्हारा मिनिमम कोलिशन होता है, ठीक है। एनीवेज आगे बढ़ते हैं। मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, ये पहले क्लास में मैंने तुम्हें इसके बारे में थोड़ा सा एक इंट्रो दिया था और बोला था कि तीसरे क्लास में मैं बता दूंगा तुम लोगों को। सो मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन कर्व हमारा बोलता क्या है, ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शंस ऑल द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स डू नॉट हैव द सेम काइनेटिक एनर्जी, हर किसी के पास सेम अमाउंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी होती नहीं है। सो इट इज डिफिकल्ट टू प्रेडिक्ट द बिहेवियर ऑफ एनी वन मॉलिक्यूल, किसी एक मॉलिक्यूल का बिहेवियर प्रेडिक्ट करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल एंड बोल्ट्जमैन, distribution of kinetic energy may be described by plotting the fraction of molecules Ne upon Nt versus the kinetic energy E. Ne upon Nt को तुम किसके साथ प्लॉट कर रहे हो, T के साथ प्लॉट कर रहे हो। यहाँ पे Ne की वैल्यू क्या होती है, व्हाट इज Ne? Ne होता है नंबर ऑफ molecules with energy E and Nt is the total number of molecules, ठीक है। यहाँ पे तुम्हारा फ्रैक्शन दिख रहा है, ठीक है, ये पूरा का पूरा फ्रैक्शन मतलब 0 से लेके 1 तक तुम्हारा एक फ्रैक्शन नजर में आ रहा है, ठीक है। सो क्या हर किसी के पास सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी होता है, नहीं, ठीक है, हर किसी के पास सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी नहीं होता। कितने ऐसे तुम्हारे मॉलिक्यूल्स है जिनकी एनर्जी ई से अधिक है, वो होता है तुम्हारा Ne, और तुम्हारे सिस्टम के अंदर कितने मॉलिक्यूल्स मौजूद है वो बन जाएगा तुम्हारा Nt। सो Ne अपॉन Nt तुम्हारा एक आंसर निकल के आ गया। The peak of the curve represents the kinetic energy possessed by the maximum fraction of the molecules. This is known as the probability kinetic energy, ठीक है, मोस्ट प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जी, एवरेज, ठीक है, जो सबसे ज्यादा मॉलिक्यूल्स के पास जो काइनेटिक एनर्जी मौजूद होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, द मोस्ट प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जी। इसका नाम याद रख लेना, मोस्ट प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जी बोला जाता है इसे। वेरी लेस नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पोजेस आइदर वेरी लो और वेरी हाई काइनेटिक एनर्जी, बहुत कम या बहुत अधिक, बहुत कम तुम्हारे फॉलो करते, देखो बहुत कम भी तुम्हारे पास बहुत कम है, फ्रैक्शन में देखा जाए तो बहुत कम है, बहुत ज्यादा एनर्जी वाले भी तुम्हारे बहुत ज्यादा कम ही है, ठीक है। जो बीच के जो तुम्हारे एनर्जी लेवल्स है वहां पे तुम्हें सबसे ज्यादा पॉपुलेशन देखने को मिल रहा है। कैन यू ऑब्जर्व, सबसे ज्यादा पॉपुलेशन तुम्हारा बीच में देखने को मिल रहा है तुम लोगों को। नाउ ऑन रेजिंग द टेम्परेचर द मैक्सिमम ऑफ द कर्व शिफ्ट्स टुवर्ड्स द हायर काइनेटिक एनर्जी। तो अगर ओरिजिनली तुम्हारा काइनेटिक एनर्जी यहाँ सॉरी ओरिजिनली तुम्हारा काइनेटिक एनर्जी अगर ऐसा था मान लो, ठीक है, इफ यू ओरिजिनली योर काइनेटिक एनर्जी वाज दिस, ठीक है, अब दूसरी में तुम्हारा काइनेटिक एनर्जी क्या हो गया, ऐसा हो गया है। इसका मतलब क्या है, अब पहले वाले में कम फ्रैक्शन ऑफ जो मॉलिक्यूल्स है वो तुम्हारे हायर एनर्जी में थे, अब क्या हो रहा है, ज्यादा फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स, यहां पे देखो इतना ज्यादा फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स, ये दिख रहा है यहां पे, ये इस इतना ज्यादा फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या है तुम्हारा, यहां पे दिख रहा है इस कर्व के अंदर,
इतना ज्यादा फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स तुम्हारा अब रिएक्शन में पार्टिसिपेट करने लायक हो चुका है। क्यों? क्योंकि इनकी एनर्जी एक्टिवेशन एनर्जी से बढ़ चुकी है। सो व्हाट डू यू ऑब्जर्व? यू ऑब्जर्व दैट जब भी तुम टेम्परेचर को इंक्रीज करने की कोशिश करते हो, whenever you try to increase the temperature, तुम्हारा जो एक्टिवेशन एनर्जी होता है ना, एक्टिवेशन एनर्जी तुम्हारा क्या करता है? एक्टिवेशन एनर्जी वैसा का वैसा ही रहेगा। तुम्हारे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट पोजेस द एनर्जी ग्रेटर देन द एक्टिवेशन एनर्जी एक्चुअली इंक्रीजेस। कैन यू सी द ग्रीन? यहां पे दिख रहा है ना अच्छे से, इसके अंदर ग्रीन दिख रहा है ना, दिस इज द एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इनटू द हायर एनर्जी लेवल। यहां पे देखो, हायर काइनेटिक एनर्जी में तुम्हारा क्या हो रहा है, और ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स ऐड अप हो जा रहे हैं। द राइज इन टेम्परेचर ऑफ द सब्सटेंस इंक्रीजेस। ठीक है, द राइज इन टेम्परेचर ऑफ द सब्सटेंस इंक्रीजेस द फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स दैट कोलाइड with energies more than EA. Therefore, the energy distribution curve gets flattened as shift towards the higher end. तुम्हारा बिल्कुल फ्लैट होने लग जाता है। सबसे पहली बात, कम से कम मॉलिक्यूल्स होंगे जिनके पास बहुत ज्यादा एनर्जी होगी, बहुत ज्यादा एनर्जी। सबसे ज्यादा एनर्जी वाले मॉलिक्यूल्स का नाम क्या होता है? मोस्ट प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जी वाले मॉलिक्यूल्स। ये सबसे ज्यादा फ्रैक्शन के अंदर होंगे तुम्हारे। Next, it is clear from the graph that the curve at t plus 10, the shaded portion of the area becomes double. जो shaded portion था तुम्हारे पास, initially the shaded portion was very less, है ना, बहुत कम था तुम्हारे पास, the shaded portion बहुत कम था। अब तुम्हारा shaded portion almost double हो चुका है। It has almost double। तुम्हारे फिगर में ज्यादा अच्छे से दिख नहीं रहा है, मगर एक्चुअली तुम्हारा डबल हो चुका है। नेक्स्ट, दिस मीन्स दैट द फ्रैक्शन, यहां पे रुको, हाँ, दिस मीन्स दैट द फ्रैक्शन ऑफ द रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स having energy equal to or greater than the activation energy gets doubled and hence the rate also gets doubled। ठीक है, जितना ज्यादा मॉलिक्यूल्स तुम्हारे इंक्रीज करेंगे having an energy greater than the kinetic energy or the activation energy, then तुम्हारा उतना ही ज्यादा परसेंटेज ऑफ मॉलिक्यूल्स भी बढ़ता रहेगा। समझ में आ गया? हाँ, यहां तक कोई डाउट है? पक्का? ग्राफ को एक्सप्लेन करना सीख लोगे? हाँ, मैक्सवेल बोल्ट्जमैन कर्व बहुत बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन होता है तुम्हारा। ठीक है, दिस इज अ वेल लाइक्ड क्वेश्चन बाय बोर्ड्स, जहां पे तुम लोगों को इस चैप्टर में अगर थ्योरी का एक क्वेश्चन पूछा जाए तो वही पूछा जाएगा। नाउ, calculation of activation energy from the Arrhenius equation. In Arrhenius equation, K is equal to A e to the power minus EA upon RT. The factor e to the power minus EA upon RT represents the fraction of molecules that have a kinetic energy more than the activation energy EA. ठीक है, काइनेटिक एनर्जी जो है इनकी, वो तुम्हारी एक्टिवेशन एनर्जी से भी बहुत ज्यादा है। Thus, it is clear from the Arrhenius equation that the increasing temperature or decreasing activation energy will result in an increase in the rate of the reaction and an exponential increase in the rate constant। समझ में आ गया? जैसे जैसे तुम अपना क्या बोलते हैं एनर्जी को बढ़ाते जाओगे, ठीक है, अरीनस क्या बोल रहा है? अरीनस इक्वेशन दैट इंक्रीजेस द टेम्परेचर और डिक्रीजेस द एक्टिवेशन एनर्जी। तुम अगर तुम्हारे टेम्परेचर को बढ़ा दो, या फिर जो पहाड़ है जिसको चढ़ के जाना है तुम्हारे रिएक्टेंट्स को, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, दी एक्टिवेशन एनर्जी का जो पहाड़ है, जो तुम्हारे मॉलिक्यूल्स को चढ़ के जाना है, उसका हाइट कम कर दो। ये दोनों के दोनों चीजें तुम्हारी हो सकती है। तो यहां पे हम लोगों ने क्या किया है, टेम्परेचर को बढ़ा दिया। टेम्परेचर को बढ़ाने के कारण और ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स के पास काइनेटिक एनर्जी ग्रेटर देन द थ्रेशोल्ड एनर्जी से ज्यादा हो गई तुम्हारे पास, डबल हो गया ऑलमोस्ट। नाउ, taking natural log on both sides, the Arrhenius equation becomes natural log of K is equal to minus EA upon RT, minus EA upon RT and the intercept, sorry, minus EA upon RT plus natural log of A के बराबर निकल के आ रहा है। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है? ये कैसे किया इन्होंने? हमें पता है K is equal to A e की पावर माइनस EA अपॉन RT। सो नेचुरल लॉग ऑफ K इज इक्वल टू तुम्हारे पास नेचुरल लॉग ऑफ A e की पावर माइनस EA अपॉन RT। ठीक है, तो ये तुम्हारा क्या है, यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, नेचुरल लॉग ऑफ A प्लस नेचुरल लॉग ऑफ तुम्हारा, हाँ, नेचुरल लॉग ऑफ A प्लस नेचुरल लॉग ऑफ
ई टू द पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी हो जाएगा, इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ ए प्लस, हाँ सॉरी, माइनस ई ए अपॉन आर टी नेचुरल लॉग ऑफ ई। नेचुरल लॉग ऑफ ई क्या होता है तुम्हारे पास? 1 होता है, क्योंकि नीचे भी ई है ऊपर भी ई है। इसको अगर तुम्हें एक एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है तो क्या लिखोगे? ई टू द पावर 1 इज इक्वल टू ई, ई की पावर 1 इज इक्वल टू ई के बराबर होता है तुम्हारे पास। सो तुमने क्या किया, यहाँ पे नेचुरल लॉग ऑफ ई को 1 लिख दिया। सो नेचुरल लॉग ऑफ के इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ ए माइनस ई ए अपॉन आर टी, खत्म, फिनिश्ड। सो इस तरह से तुम्हारा ये पूरा का पूरा इक्वेशन जो है सॉल्व हो जाता है। समझ में आ गया नेचुरल लॉ का इस्तेमाल कैसे किया हम लोगों ने डिराइव करने के लिए? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, द प्लॉट ऑफ नेचुरल लॉग ऑफ के वर्सेस 1 अपॉन टी गिव्स अ स्ट्रेट लाइन। मगर यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है? अगर इसको हम लोग y इज इक्वल टू सी प्लस एम एक्स के फॉर्मेट में अगर हम लोग इनको देखें तो हमें क्या देखने को मिल रहा है? हमारा जो x है वो किसके बराबर है? 1 अपॉन टी के बराबर है ना? क्योंकि r कांस्टेंट है, ई ए कांस्टेंट है। ओके, m किसके बराबर है? व्हाट इज m? माइनस ई ए अपॉन आर, ठीक है, माइनस ई ए अपॉन आर जो है तुम्हारा, द स्लोप ऑफ द गिवन टेबल इज माइनस ई ए अपॉन आर एंड द इंटरसेप्ट गिव्स द वैल्यू ऑफ नेचुरल लॉग ऑफ ए। जो इंटरसेप्ट है ये तुम्हारा नेचुरल लॉग ऑफ ए दिखाता है। समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं। नाउ ई ए एंड ए कैन ऑल्सो बी डिटरमिन्ड फ्रॉम द रेट कांस्टेंट एट 2 डिफरेंट टेम्परेचर्स। ठीक है, अलग अलग टेम्परेचर के लिए भी हमारा ये वैलिड रहता है। जिस तरह से हम लोगों ने सेकंड ऑर्डर, फर्स्ट जीरो ऑर्डर के लिए भी हम लोगों ने निकाला था अलग अलग फॉर्मूलाज के लिए, T2 माइनस T1 वाला जो फॉर्मूला होता था, ठीक है, उसके लिए भी हम लोगों ने यही निकाला है। सो नेचुरल लॉग ऑफ के इज इक्वल टू माइनस ई ए अपॉन आर टी नेचुरल प्लस नेचुरल लॉग ऑफ ए। सो लॉग ऑफ के, यहाँ पे नेचुरल लॉग ऑफ के को हम लोग क्या लिख सकते हैं? नेचुरल लॉग ऑफ के को हम लोग लिख सकते हैं 2.303 लॉग ऑफ ए करके लिख सकते हैं, है ना? इसी को हम लोगों ने इस तरह से लिखा हुआ है। तो यहाँ पे जब हम लोग इसे ऐसे लिखेंगे तो हम लोग क्या कर सकते हैं? यहाँ पे 2.303 नीचे डाल सकते हैं। अब नेचुरल लॉग ऑफ ए को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 2.303 लॉग ऑफ ए करके लिख सकते हैं। सो 2.303 और 2.303 यहाँ पे बढ़ गया तुम्हारे पास। सो क्या बचा तुम्हारे पास? प्लस लॉग ऑफ ए ही बचा तुम्हारा, नहीं? हाँ कि ना? आगे बढ़ते हैं। So let K1 and K2 be the rate constants at temperature T1 and T2 respectively. So log of K1 is equal to minus EA upon 2.303 RT plus log of A. उसी तरह से log of K2 is equal to, यहाँ पे T2 करके लग रहा है तुम्हारे पास, ठीक है, यहाँ पे T2 लग जा रहा है। A is equal to constant फॉर द गिवन रिएक्शन। ए जो है तुम्हारा कोई भी रिएक्शन हो टेम्परेचर पे किसी पे डिपेंड नहीं करता, एक पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए उसका जो वैल्यू है वो कांस्टेंट रहता है, ठीक है। ए इज इक्वल टू कांस्टेंट फॉर अ गिवन रिएक्शन सब्ट्रैक्शन 1 फ्रॉम 2। ये जो 1 है इसमें से तुम इसको सब्ट्रैक्ट कर रहे हो। अगर इन दोनों को तुमने सब्ट्रैक्ट कर दिया तो क्या मिलेगा तुम्हारे पास? यहाँ पे ई ए अपॉन 2.303 आर को बाहर निकाल सकते हैं, हाँ, वी कैन राइट। सो इसको हम लोग क्या लिखेंगे? ई ए अपॉन 2.303 आर, यहाँ पे क्या हो जाएगा? T1 माइनस T2 के बराबर, 1 अपॉन T1 माइनस 1 अपॉन T2 के बराबर तुम्हारा आंसर निकल के आ गया। यहाँ पे लॉग ए और लॉग ए जो थे वो भी तुम्हारे गायब हो चुके हैं, तुम्हें वरी करने की जरूरत नहीं है, वो भी गायब ही हो गए तुम्हारे पास, ठीक है। नेक्स्ट, सो यहाँ पे log ऑफ K2 माइनस log ऑफ K1 इज इक्वल टू क्या हो जाता है? log of A minus log of B is equal to log of A upon B. So log of K2 upon K1 जो है तुम्हारे पास आंसर निकल के आ रहा है is equal to EA upon 2.303 R के बराबर। So यहाँ पे 1 upon T1 minus 1 upon T2 को क्या लिख सकते हैं? T2 minus T1 upon T1 T2, ठीक है, पक्का? आगे बढ़ ले, आगे बढ़ते हैं, चलो। So in general it is observed
that the rate of a chemical reaction becomes doubled every time 10 degrees rise in temperature. If this generalization holds true for a reaction in the temperature range 298 to 308 Kelvin, what would be the value of EA for this reaction? Acha. Okay. So, in general, it is observed that the rate of a chemical reaction becomes doubled with every 10 degrees rise in temperature. If the generalization holds for a reaction in the temperature range 298 to 308 Kelvin, what would be the value of EA for this reaction? Now, हमारे पास K की वैल्यू डबल हो रही है, सो K2 अपॉन K1 क्या हो जाएगा? 2 के बराबर हो जाएगा. सो log of K2 अपॉन K1 इज इक्वल टू क्या होता है हमारे पास? हाँ, EA अपॉन 2.303 R 1 अपॉन T1 माइनस 1 अपॉन T2 के बराबर हो गया. हमें T1 की वैल्यू पता है, T2 की वैल्यू पता है, हमें क्या बोलते हैं log of K2 अपॉन K1 की वैल्यू पता है, log 2 वी नो दैट, है ना. हमें सिर्फ और सिर्फ EA चाहिए, R की वैल्यू पता है, R की वैल्यू भी पता है. तो सारे के सारे वैल्यूज को पुट करके आंसर निकालो और तुम्हारा आंसर निकल के आएगा 52.9898 किलो जूल्स पर मोल करके आंसर निकल के आ जाएगा. एज सिंपल एज दैट तुम्हारे पास. ठीक है. सो इसको क्या बोलते हैं, करना है क्या? नहीं ना. हाँ, बेसिक तुम्हारा थोड़ा बहुत रीअरेंजमेंट, log 2 की वैल्यू निकाल लो तुम. हाँ हाँ 0.3. ठीक है, फाइन, ओके. नाउ अगला नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा निकल के आता है वो है कैटलिस्ट. सो शुरुआत करने से पहले मेरे को बताओ कि 10th क्लास में कैटलिस्ट के बारे में क्या सीखे थे? विदाउट इट बीइंग कंज्यूम्ड इन अ रिएक्शन. ठीक है. क्या वो पार्टिसिपेट करता है रिएक्शन के अंदर? फिजिकली पार्टिसिपेट करता है? गलत. करता है. फिजिकली केमिकली करता है, किसने बोला? तुम्हारा केमिकली रिएक्ट कर रहा है, मगर वो वापस इट्स लाइक दिस. तुमने पान खाया, पान अच्छी तरह से चबाया, चबाने के बाद तुमने पान को थूक दिया. ठीक है. तो बेसिकली कैटलिस्ट भी यही होता है. कैटलिस्ट गया रिएक्शन के अंदर, अच्छे से तुम्हारा रिएक्शन बनाया, फिर फाइनली जब रिएक्शन कंप्लीट हो रहा था, जिस तरह से अंदर गया था उसी तरह से वापस बाहर निकल के भी आ जा रहा. ठीक है. इट्स अ ह्यूज मिसकंसेप्शन कि तुम्हारा जो कैटलिस्ट है वो तुम्हारे रिएक्शंस में पार्टिसिपेट नहीं करता. इट्स अ मिसकंसेप्शन. ठीक है. इसको ठीक करने की कोशिश करो. आगे बढ़ते हैं. A catalyst is a substance which alters the rate of a reaction without itself undergoing any permanent chemical change. को बिना किसी केमिकल चेंज के. ठीक है. कोई उसका क्या बोलते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास गिव मी एन एग्जांपल ऑफ अ पॉपुलर कैटलिस्ट. एनहाइड्रस AlCl3 इज अ कैटलिस्ट. बहुत सारे रिएक्शंस में काम आता है. हाँ, AlCl3 काम करता है ना तुम्हारा. पैलिडियम, प्लैटिनम, या ऑल ऑफ दीस आर कैटलिस्ट. ठीक है. नाउ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन डू नॉट रिएक्ट एट रूम टेम्परेचर, बट इन द प्रेजेंस ऑफ अ स्पॉन्जी एंड पाउडरी प्लैटिनम. तुम लोगों ने जो बोला वही यहाँ पे लिखा भी हुआ है. ठीक है. सो इन द प्रेजेंस ऑफ अ पाउडरी प्लैटिनम, ठीक है, द रिएक्शन अकर्स विगरसली. ठीक है. H2 यहाँ पे है, O2 यहाँ पे है, रिएक्ट नहीं कर रहे, थोड़ा सा प्लैटिनम का पाउडर तुमने ऊपर से छिड़क दिया. अगर तुम प्लैटिनम का पाउडर ऊपर छिड़क दोगे तो क्या हो जाएगा? तुम्हारा रिएक्शन झट से शुरू हो जाएगा. ठीक है. समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं. Similarly, MnO2 catalyzes the following reaction in the order to raise its rate considerably. That is, 2KClO3 gives you MnO2. In the presence of MnO2 gives you 2KCl plus 3O2. Exactly. पता नहीं क्या हो रहा है मेरे साथ आज. If the catalyst reduces the reaction, it is called an inhibitor. ठीक है. हाँ, तुम्हारे पास दोनों तरह के ड्रग्स होते हैं. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल हमारे जो मेडिकल फील्ड में जब हम लोगों को कोई बीमारी होती है, देयर आर सम एंजाइम्स इन आवर बॉडी, या फिर देयर आर सम ड्रग्स इन द मेडिकल फील्ड दैट बेसिकली एक्सेलरेट अ सर्टेन प्रोसेस. दूसरे होते हैं जो इनहिबिट करते हैं सर्टेन प्रोसेस को. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल अगर तुम्हारे पास कोई एंजाइम है जो बहुत ज्यादा रिएक्टिव हो रहा है, तो हम लोग क्या करते हैं, उस एंजाइम की स्पीड को कम कर देते हैं. वी इनहिबिट द स्पीड. समझ में आ गया? विदाउट एक्चुअली पार्टिसिपेटिंग इन द रिएक्शन वी आर इनहिबिटिंग इट. ठीक है. इनहिबिटर्स बोला जाता है इनको. समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं.
नाउ इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स थियरी, ये इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स थियरी जो है ये बोर्ड्स में एक बार पूछा गया है, पिछले आई थिंक 5 सालों में एक बार पूछा गया है, उससे ज्यादा नहीं। इट्स नॉट दैट पॉपुलर, ठीक है। तुम्हारा कोलिजन थ्योरी जो होता है वो ज्यादा पूछा जाता है, ठीक है। नाउ action of a catalyst can be explained on the basis of the intermediate complex theory. According to this theory, a catalyst participates in a chemical reaction by forming a temporary bond. देखा, कैटलिस्ट तुम्हारा रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है by forming a temporary bond with the reactants resulting in an intermediate complex and decomposes to form products and the catalyst. ठीक है, तो तुम्हारा सेम जैसे मैंने बोला, पान खाया तुमने, पान को अच्छे से चबाया तुमने, फिर उसके बाद पान को थूक दिया तुमने, जो तुम्हारा बाहर कैटलिस्ट था वैसा का वैसा ही निकल के आ रहा है, ठीक है। हाँ, इट्स अ वेरी बैड एनालॉजी पान का, मगर क्या कर सकते हैं, ठीक है। हाँ, वो इमेज बैठ जाता है तुम्हारे, ठीक है। तुम्हारा पूरा का पूरा मुंह को वो लाल कर देता है, ठीक है। थोड़ा बहुत तुम्हारा मुंह को फ्रेश करता है, फिर उसके बाद तुम जब उसे थूकते हो तो वो बाहर भी निकल जाता है, ठीक है। नाउ सिंस द कैटलिस्ट इज रीजनरेटेड आफ्टर द डिकम्पोजिशन ऑफ द इंटरमीडिएट्स, a small amount of catalyst is enough for a large enough reaction. क्यों? तुम्हें जितने रिएक्टेंट्स है, इफ यू हैव 100 रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स, तुम्हें 100 कैटलिस्ट की जरूरत नहीं पड़ती, तुम्हें सिर्फ और सिर्फ 5 की जरूरत है। तो पहले 5 क्या करेंगे, 5 तुम्हारे 5 साथ रिएक्ट कराएंगे, फिर उसके बाद वो कंज्यूम तो होंगे नहीं, 5 रिएक्टेंट्स को प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट कर दिया, फिर उसके बाद अगले 5 को प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट कर दिया, फिर अगले 5 को प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट कर दिया। ये साइकिल तुम्हारा चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, ठीक है। सो because they don't get consumed in the reaction, they can be reused multiple times, बहुत ज्यादा बार यूज कर सकते हैं। so एक पूरे के पूरे रिएक्शन को प्रोसीड करने के लिए you don't require that much amount of catalyst. समझ में आ गया? now large enough amount of reactants, it is believed that the catalyst provides an alternate pathway or a reaction mechanism by reducing the activation energy between reactants and products, hence lowering the potential barrier as shown in the figure. ठीक है। now एक सिंपल सा लॉजिक बताता हूं, ठीक है। तुम्हारा जब वहां से तुम्हारे घर से यहां पे चल के आते हो, तुम्हारा एनर्जी बहुत ज्यादा कंज्यूम होता है, मगर अगर तुम साइकिल में आ रहे हो एनर्जी कम कंज्यूम होगा। तुम बाइक में आ रहे हो या स्कूटी में आ रहे हो, एनर्जी और ज्यादा कम हो जाएगा। तुम अगर कार में आ रहे हो तो और भी ज्यादा कम हो जाएगा। तुम्हारा रास्ता सेम था, तुम्हारा जो डेस्टिनेशन जो था वो सेम था, हर एक रिएक्टेंट का डेस्टिनेशन सेम है कि उसको प्रोडक्ट बनना है, इट वांट्स टू बी अ प्रोडक्ट। मगर कैटलिस्ट क्या करता है, जो तुम्हारा पहाड़ है, पहाड़ को लोअर कर देता है, जो अमाउंट ऑफ एनर्जी तुम्हें क्या बोलते चाहिए होता है उसको कम कर देता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर तुम्हारे घर से चल के आओगे, यू विल फील स्वेटी, ठीक है। हाँ, बहुत ज्यादा स्वेटी फील करोगे क्योंकि तुमने बहुत ज्यादा एनर्जी लगाया चल के आने के लिए। मगर अगर तुम बाइक में आओगे तो क्या होगा, फिका मेरा बाइक, तुम्हारी एनर्जी बहुत ज्यादा कम लगेगी, यू विल स्टिल फील फ्रेश व्हेन यू आर ड्राइविंग हियर, है ना। कार में एसी के अंदर आओगे तो यू विल फील इवन मोर फ्रेश, ठीक है। बहुत कम एनर्जी का इस्तेमाल करना पड़ेगा, आराम से बैठ के आ रहे हो तुम। सो व्हाट डिड यू डू, यू रिड्यूस द अमाउंट ऑफ एफर्ट दैट यू हैड टू पुट टू कम हियर, राइट। यहां पे आके क्या बोलते हैं, मेरे साथ पढ़ने के लिए जो एनर्जी की जरूरत थी उसको तुमने आर्टिफिशियली कम कर दिया। दैट इज व्हाट अ कैटलिस्ट इज डूइंग। तुम्हारा जो एक रिएक्टेंट को एक समझ लो, अगर कैटलिस्ट के बिना एक रिएक्टेंट को इतना बड़ा बैरियर को क्रॉस करना है, मान लो, ठीक है, इट हैज टू क्रॉस अ बैरियर ऑफ दिस मच लेंथ, ठीक है। अब तुम क्या कर रहे हो, तुम एक कैटलिस्ट का इस्तेमाल करके इस बैरियर को कम कर दे रहे हो, यू आर रिड्यूसिंग दिस बैरियर, ताकि तुम्हारा रिएक्टेंट से प्रोडक्ट और ज्यादा मॉलिक्यूल्स जा पाए। सी क्या होता है तुम्हारे पास, वी नो फ्रॉम अरीनेस दैट सभी के सभी जितने भी मॉलिक्यूल्स है हमारे पास एक सिस्टम के अंदर, सबके पास सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी नहीं होती है। मेजॉरिटी के पास मोस्ट प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जी होती है। एक रिएक्शन के अंदर पार्टिसिपेट करने के लिए तुम्हें क्या चाहिए होता है, यू नीड द एक्टिवेशन एनर्जी, या फिर एक्टिवेशन एनर्जी के ऊपर एनर्जी चाहिए होता है टू एक्चुअली पार्टिसिपेट इन द रिएक्शन, ठीक है। मगर अगर तुमने अपना स्टैंडर्ड को ही लोअर कर दिया,
दैट इज तुम्हारी एक्टिवेशन एनर्जी को पीछे कर दिया। यहां पे देखो, लुक एट दिस, यहां पे तुमने क्या किया है, तुमने एक सेकंड रुको, तुमने यहां पे पहले बैरियर था, एक्टिवेशन एनर्जी को थोड़ा और कम कर दिया। नाउ even more number of people, even more number of molecules will be able to participate। एक सिंपल सा एक एनालॉजी देता हूं, तुम लोग को झट से समझ में आ जाएगा। ठीक है, अगर तुम्हारे पास आईआईटी जाने के लिए, हाँ अगले साल देने वाले हो एग्जाम, है ना, आईआईटी जाने के लिए तुम्हारे पास सिर्फ और सिर्फ 19,000 सीट्स हैं, जिसके अंदर तुम लोगों के पास स्पेशली सिर्फ 8 से 9,000 सीट्स है, बाकी सारे रिजर्व भी है तुम्हारे पास। ठीक है, नाउ सोच के देखो, अगर आईआईटी ये 19,000 सीट से 1,00,000 सीट कर दे, 19,000 सीट से 1,00,000 सीट कर दे, तो और भी ज्यादा बच्चे जाएंगे, है ना। बेसिकली तुम्हारा कितने लोग, और अप्रोक्सीमेटली 30 to 40 lakhs देते हैं एग्जामिनेशन। हाँ, तुम्हारा तुम्हारा अरे वो तो इस साल का हुआ ना, एक साल में तुम्हारे 15 लाख बच्चे जो है दे आर फर्स्ट अटेम्प्ट देने वाले, फिर उसके बाद तुम्हारे 2-3 साल प्रिपेयर करके आने वाले, जैसे दो साल बाद जब मैं दूंगा एग्जामिनेशन, मैं तो क्या बोलते प्रिपेयर, मेरे तो क्या बोलते कहीं पे नाम भी नहीं है, मैं भी दे सकता हूं एग्जाम, तो पूरा का पूरा मिला के इतने बच्चे दे रहे हैं। ठीक है, सो तुम्हारे पास, ठीक है मान लो, ठीक है तुम्हारा भी मैंने मान लिया 15 लाख, ठीक है, हाँ लेट्स अज्यूम 15 लाख ही है, ठीक है। सो 15 लाख बच्चे जो एग्जाम देने वाले हैं, उसमें सिर्फ और सिर्फ 19,000 पहले सेलेक्ट हो रहे थे, अब 1,00,000 सेलेक्ट होंगे। तुमने क्या किया, तुमने सीट ज्यादा इंक्रीज कर दिया, जिसके कारण तुम्हारा स्टैंडर्ड क्या हो गया, स्टैंडर्ड अरे गिर गया तुम्हारा स्टैंडर्ड, है ना। आईआईटी इज द क्रीम ऑफ द क्रॉप। ठीक है, तुम्हारे जो हाईएस्ट दैट इज 19,000 लोग, द 19,000 स्मार्टेस्ट लोग इस देश के, वो आईआईटी में जाके करने वाले हैं। उसी तरह से पहले क्या हो रहा था, बिना कैटलिस्ट के ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनकी क्या बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी एक सर्टेन थ्रेशोल्ड के ऊपर थी, वही अलाउड थे, दे वर ओनली अलाउड टू पार्टिसिपेट इन द रिएक्शन। मगर तुमने कैटलिस्ट का इस्तेमाल करके स्टैंडर्ड को कम कर दिया। स्टैंडर्ड को कम करने के कारण क्या हुआ, और ज्यादा तुम्हारे मॉलिक्यूल्स जो है एक रिएक्शन में पार्टिसिपेट करके आगे की तरफ जाने की कोशिश कर रहे हैं। होप दिस एक्सप्लेनेशन वाज वेल, समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं, चलो। बस 2 और पेज बचा है। Now, it is also clear from the Arrhenius equation K is equal to A e to the power minus EA upon RT that lower the value of EA, faster will be the rate of the reaction। जितना तुम लोअर करोगे उतना ज्यादा रिएक्शन तुम्हारा फट से आगे की तरफ जाने की कोशिश करेगा। Characteristics of a catalyst: a small amount of catalyst can catalyze a large amount of reactants। ठीक है, ये तुम्हें पता है ना, ये मैं बोल चुका हूं, क्योंकि कंज्यूम नहीं होता तो रीयूज होते रहता है। अ कैटलिस्ट डज नॉट ऑल्टर द गिब्स एनर्जी। गिब्स एनर्जी क्या होता है थर्मोडायनामिक्स के अंदर, एक बात बताओ, गिब्स फ्री एनर्जी पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी फॉर अ स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, नेगेटिव होगी फॉर अ स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। ठीक है, समझ, ये बात तो पता है तुम लोगों को। गिब्स फ्री एनर्जी जो होती है, इट इज द एनर्जी दैट इज बेसिकली द सिस्टम हैज, जो सिस्टम को क्या बोलते हैं कंज्यूम कराना पड़ता है, सो दैट वो एक रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर सके, एक स्पॉन्टेनियस रिएक्शन कर सके। ठीक है, अगर गिब्स फ्री एनर्जी को तुम्हारा क्या बोलते हैं चेंज कर दिया जाए, तो तुम्हारा क्या होगा, रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस भी स्पॉन्टेनियस हो जाएगा। कैटलिस्ट ये काम नहीं करता है। कैटलिस्ट कभी भी एक नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन को एक स्पॉन्टेनियस रिएक्शन में कन्वर्ट कर ही नहीं सकता है, वो सिर्फ और सिर्फ रेट को ऑल्टर करता है, गिब्स फ्री एनर्जी को बिल्कुल ऑल्टर नहीं करता है। समझ में आ गया, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, इट डज नॉट चेंज द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, रादर इट हेल्प्स इट अटेनिंग द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फास्टर। ठीक है, अगर तुम्हारा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ये पूरा का पूरा रिएक्शन है, ये बिगिनिंग ऑफ रिएक्शन है, ये एंड ऑफ रिएक्शन है, और तुम्हारा इक्विलिब्रियम कहीं पे टुवर्ड्स लेफ्ट के साइड में तुम्हारा पड़ रहा है, कैटलिस्ट का इस्तेमाल करके ये तुम्हारा राइट या लेफ्ट की तरफ जाएगा नहीं, ये वहीं पर रहेगा। बस तुम्हारे जो रिएक्टेंट्स है वो इक्विलिब्रियम की तरफ और जल्दी पहुंच जाएंगे।
पहले अगर 1 घंटा लग के तुम्हारा रिएक्शन कंप्लीट हो रहा था, अब वो 10 मिनट में तुम्हारा हो जाएगा। समझ में आ गया? ठीक है, इट्स लाइक दिस। अगर जैसे फॉर एग्जांपल जब मैं अपने पुराने वीडियोस को मैं रेंडर करता था मेरे पुराने लैपटॉप के अंदर, मेरा 1.5 घंटा लगता था। ठीक है, जब मैंने मेरे एप्पल M5 में मैंने क्या बोलते हैं रेंडर करना शुरू किया, वही चीज 5 मिनट में होता है। क्या मेरा वीडियो को मेरे एप्पल M5 ने हाईफाई बनाया? नहीं, वो जो वीडियो जो था वो वैसा का वैसा ही था। ठीक है, माय पुराना लैपटॉप वाज 6-7 इयर्स ओल्ड। ठीक है, मगर ये जो है नया है, ये एक कैटलिस्ट की तरह काम कर रहा है। मेरे वीडियो को उसने शानदार नहीं बनाया है, मेरी वीडियो को प्रोसेस करके मेरे को आउटपुट जल्दी दे दिया बस। दैट इज व्हाट अ कैटलिस्ट इज डूइंग। इक्विलिब्रियम को तुम्हारा शिफ्ट नहीं करता है। समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं। नाउ दैट इज इट catalyzes the forward and backward reaction both to the same extent. That means अगर तुम्हारे सिस्टम में प्रोडक्ट्स है, उनको रिएक्टेंट्स की तरफ लेके जाएगा, सॉरी मतलब इक्विलिब्रियम की तरफ लेके जाएगा, रिएक्टेंट्स है उनको प्रोडक्ट की तरफ लेके जाएगा। सो फॉरवर्ड और बैकवर्ड रिएक्शन को तुम्हारा क्या करता है? जल्दी पहुंचाने में मदद करता है। ठीक है, ले शैटलियर्स प्रिंसिपल को वायलेट नहीं करता है। दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू। ठीक है, जिस तरह से ले शैटलियर ने लिखा था कि ये सारे के सारे जो है लॉस उसके ऊपर तुम्हारा ठीक होगा, रिएक्टेंट्स को बढ़ा दिया, प्रोडक्ट्स को बढ़ा दिया, टेम्परेचर को बढ़ा दिया, टेम्परेचर को घटा दिया, ये सारे के सारे जो ले शैटलियर्स प्रिंसिपल्स के लॉस है उसको बिल्कुल वायलेट नहीं होने दे रहा है। ठीक है, now a catalyst catalyzes spontaneous reaction but does not catalyze non-spontaneous reaction. अगला, a catalyst is highly specific. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर मेरे को एक पर्टिकुलर रिएक्शन करना है, मैं कोई भी कैटलिस्ट का इस्तेमाल नहीं कर सकता। अगर मेरे को H2 और O2 को रिएक्ट करा के H2O बनाना है, आई हैव टू यूज प्लैटिनम, पैलेडियम या निकल पाउडर्ड। क्या मतलब मैं गोल्ड का इस्तेमाल कर सकता हूं क्या? एल्यूमिनियम का इस्तेमाल कर सकता हूं क्या? नहीं। फॉर अ पर्टिकुलर रिएक्शन यू हैव अ पर्टिकुलर काइंड ऑफ कैटलिस्ट। और ये हम लोग ढूंढते कैसे हैं? बाय डूइंग वेरियस टाइप्स ऑफ एक्सपेरिमेंट्स। अलग 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 एक्सपेरिमेंट्स करके हम लोग इसको समझने की कोशिश करते हैं। अंडरस्टूड? ठीक है, नाउ इट्स द सेम लॉजिक तुम्हारा यहां पे भी लग रहा है। आगे बढ़ते हैं। नाउ अ कैटलिस्ट कैन नेवर स्टार्ट अ रिएक्शन व्हिच हैज नो टेंडेंसी टू प्रोसीड। इसका मतलब क्या है? थर्मोडायनामिक्स को वायलेट नहीं कर रहा है। ठीक है, हाँ, थर्मोडायनामिक लॉज जो होते हैं दे आर यूनिवर्सल इन नेचर फॉर अ रीजन, उनको वायलेट नहीं करता तुम्हारा कैटलिस्ट। आगे बढ़ते हैं। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर, कोलिजन थ्योरी। ठीक है, कोलिजन थ्योरी से तुम्हारे एटलीस्ट हर एक बोर्ड एग्जाम में, हाँ 12 सेट 15 सेट होते हैं पूरे देश भर में, एटलीस्ट 2 से 3 सेट में ये क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, हाँ, दिल्ली में ही पिछले साल जब 3 सेट हुए थे, एक क्वेश्चन शायद से आया था। मैंने पिछला पेपर में देखा 2024-25 का पेपर मेरे को याद है, 2026 का पेपर मैंने पूरा देखा नहीं है। ठीक है, सो आगे बढ़ते हैं। कोलिजन थ्योरी इज बेस्ड ऑन द, यहां पे प्लीज ध्यान से सुनना। ठीक है, हाँ, कोई भी डाउट हो इसमें पूछ लेना। कोलिजन थ्योरी इज बेस्ड ऑन काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस याद है? हाँ, नहीं, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, एवोगाड्रोस लॉ, फिजिक्स में था तुम्हारे? हाँ हाँ, केमिस्ट्री से हट गया था वो। मेरे को क्या बोलते हैं, मेरे को आई रियली लव टीचिंग दिस स्टफ। हाँ, अरे 11th में फिजिक्स में था ये, पढ़ा नहीं तुमने? ठीक है, पढ़ा, क्या बोलते हैं, जब मैं वीडियो बनाऊंगा उसका देख लेना। ठीक है, सो हमारे पास क्या होता है, हाँ, काइनेटिक थ्योरी में वी थिंक ऑफ मॉलिक्यूल्स, और गैसेस के मॉलिक्यूल्स हैं उनको इलास्टिक बॉल्स की तरह देखते हैं, जो एक दूसरे के साथ कोलाइड कर सकते हैं, इलास्टिकली कोलाइड करते हैं। ठीक है, इलास्टिक कोलिजन क्या होता है? देयर आर टू टाइप्स ऑफ कोलिजन, ये तो पता होगा, इलास्टिक एंड इनइलास्टिक कोलिजन। इलास्टिक कोलिजन के अंदर क्या होता है? कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ एनर्जी देखने को मिलती है हमें। इनइलास्टिक कोलिजन के अंदर तुम्हारी थोड़ी बहुत एनर्जी वो अब्सॉर्ब कर लेता है। इनइलास्टिक कोलिजन के अंदर अगर तुम्हारे पास, नेचर में कभी इलास्टिक कोलिजन होता है? एक्चुअली होता है, तुम्हारे सब एटॉमिक लेवल में इलास्टिक कोलिजन देखने को मिलते हैं। अदरवाइज बाकी जितने भी हो, जब तुम एक बॉल को इतने हाइट से फेंकते हो, क्या वो उतना हाइट अचीव कर पाता है अगली बार में? नहीं, टप्पा खा के तुम्हारा आधे से कम हो जाता है वो, है ना? आगे बढ़ते हैं। द नंबर ऑफ कोलिजन्स पर सेकेंड पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ अ रिएक्शन इज कॉल्ड अ, सॉरी कहां पे था मैं, हाँ,
According to this theory, the reactant molecules are assumed to be hard spheres and reaction is postulated to occur when the molecules collide with each other. ठीक है, हार्ड स्फेरिकल शेल्स की तरह हम उनको देखते हैं। बिलियर्ड्स खेले हो कभी? पूल, हाँ तुम लोग से पूछा था ना मैंने। कभी कभी क्या होता है, तुम्हारा जब एक पर्टिकुलर एंगल में तुम उस बॉल को डालते हो, तुम्हारा एक बॉल रुकता है, दूसरा बॉल मूव करने लगता है। तुम्हारा व्हाइट बॉल, तुम्हारा जब किसी या तो तुम्हारा कलर्ड या फिर तुम्हारा जो स्ट्राइक वाला होता है, इसको हिट करता है, तुम्हारा बॉल रुक जाता है और दूसरा बॉल मूव करने लगता है, एक पर्टिकुलर शॉट बोला जाता है उससे। ठीक है, तो यही चीज यहाँ पे हो रही है। द नंबर ऑफ कोलिजन पर सेकेंड पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द रिएक्शन इज कॉल्ड द कोलिजन फ्रीक्वेंसी। कितनी बार कोलिड हो रहा है एक सेकेंड के अंदर। ठीक है, हाँ इट्स लाइक जैसे तुम्हारे पास क्या करो, यहाँ पे तुमने थोड़ा बहुत ये पत्थर जो मटर होता है, मटर बेस्ट एग्जांपल है। यहाँ पे तुमने मटर लिया, यहाँ पे हाथ में मटर लिया और दोनों को तुमने यहाँ पे कैमरा रखा है। ठीक है, एप्पल का कैमरा, स्लो मोशन वीडियो रखे हो और तुम क्या कर रहे हो, ऐसे रैंडमली दोनों हाथ में मटर रखा हुआ है और उसको टिक करके फेंक दे रहे हो। ठीक है, ये अगर मेरे से अगर हो सकता है तो मैं करने की कोशिश कर। तुम्हारा क्या होता है, हाँ तुमने डिजायर तो नहीं था, तुमने सिर्फ और सिर्फ एक एक्शन किया है। इस एक्शन में क्या हो रहा है, अलग अलग मटर, थोड़े बहुत मटर जो है एक दूसरे के साथ टक 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 करके कोलाइड कर रहे हैं। इसी तरह से तुम्हारा जो सब एटॉमिक लेवल में, हाँ एटम्स के अंदर ऐसा ही कोलिजन होने लगता है। ठीक है, इसमें कितने कोलिजन्स हो रहे हैं, एक वॉल्यूम के अंदर कितने कोलिजन्स हो रहे हैं पर सेकेंड, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, द कोलिजन फ्रीक्वेंसी। ठीक है, नाउ अनदर फैक्टर विच अफेक्ट्स द रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन इज द एक्टिवेशन एनर्जी। ठीक है, तो कोलिजन होना भी है, एक्टिवेशन एनर्जी उतनी होनी भी चाहिए। दैट इज जिस स्पीड से, जैसे फॉर एग्जांपल इमेजिन करने की कोशिश करो, यहाँ पे एक बॉल आ रहा है, यहाँ पे एक बॉल आ रहा है। ठीक है, अगर एनर्जी कम थी तो क्या होगा, वो दोनों के दोनों टकरा के नीचे गिर जाएंगे। मगर अगर तुम्हारे पास इनफ एनर्जी है, तुमने इन लोगों को देखा है जो क्या बोलते हैं, दो गन्स होते हैं यहाँ पे, वो लोग शूट करके बुलेट को एक साथ कोलाइड करने की कोशिश करते हैं। वो क्या, मिथबस्टर्स, हाँ मिथबस्टर्स का जो वीडियो होता था, ऐसे करके डायरेक्टली ये दो बुलेट एक दूसरे से कोलाइड करते हैं और कोलाइड करके नीचे गिर जाते हैं। नाउ जब तुम्हारे पास दोनों के पास इनफ काइनेटिक एनर्जी होता है तो वो बुलेट एक दूसरे को क्रश करके एक सिंगल बुलेट बन के क्या बोलते हैं, नीचे गिर जाते हैं। वही तुम्हारा हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, जब तुम्हारे पास इनफ काइनेटिक एनर्जी हो, दैट इज तुम्हारा एक्टिवेशन एनर्जी क्रॉस करने के लिए जो काइनेटिक एनर्जी हो तुम्हारे पास, तब तुम्हारा रिएक्शन क्या करता है, प्रोसीड भी करता है, एट द सेम टाइम तुम्हारा रिएक्शन कंप्लीट भी होने लगता है। ठीक है, सो फॉर अ बायोमोलिकुलर रिएक्शन, बायोमोलिकुलर मतलब दो मॉलिक्यूल्स चाहिए तुम्हें एक रिएक्शन को करने के लिए। इफ टू मॉलिक्यूल्स आर कोलाइडिंग विद ईच अदर फॉर द रिएक्शन टू टेक प्लेस, इट्स कॉल्ड अ बायोमोलिकुलर रिएक्शन। नाउ यहाँ पे फॉर अ बायोमोलिकुलर रिएक्शन A plus B gives you products। ठीक है, द रेट ऑफ अ रिएक्शन कैन बी एक्सप्रेस्ड एज रेट इज इक्वल टू ZAB e to the power minus EA upon RT। अब तुम मेरे से बोलोगे सर ये तो अरीनस का ही इक्वेशन की तरह है, मगर आपने सिर्फ और सिर्फ A को क्या किया है, ZAB के फॉर्म में लिख दिया है ना। व्हाट वाज अरीनस इक्वेशन, अरीनस इक्वेशन क्या था तुम्हारे पास, यहाँ पे देखो 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 देखो, ये रहा, K is equal to A e to the power minus EA upon RT। मगर यहाँ पे भी तुम्हारे पास क्या है, देखो रेट इज इक्वल टू ZAB e to the power minus EA upon RT आ रहा है। अब ये ZAB क्या होता है, यहाँ पे Z को हम लोगों ने ऑलरेडी डिफाइन करके रखा हुआ है, कोलिजन फैक्टर। इट इज द नंबर ऑफ कोलिजन दैट आर टेकिंग प्लेस पर सेकेंड इन अ यूनिट वॉल्यूम। समझ में आ गया, आगे बढ़ते हैं चलो। नाउ where ZAB is the collision frequency of the reactant A and B and e to the power minus EA upon RT is the fraction of molecules with energy equal to or greater than EA। so यहाँ पे तुम्हारा जो फ्रैक्शन होता है, तो यहाँ पे एक MCQ क्वेश्चन निकल के आता है, which of the following represents the fraction of molecules that can participate in a reaction। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, e to the power minus EA upon RT तुम्हारा क्वेश्चन निकल के आएगा, आंसर निकल के आएगा। Now, when Arrhenius' equation K is equal to A e to the power minus EA upon RT is compared with the above equation, A can be related to the collision frequency। इन दोनों को, अभी जैसे मैंने बोला, दो अलग अलग रिएक्शंस है तुम्हारे पास, ठीक है, Arrhenius का एक कोलिजन फैक्टर थियरी का। नाउ इन दोनों को अगर हम लोग एक दूसरे के साथ कंपेयर करें तो हमें क्या मिल रहा है, ए की जगह हम लोगों ने ZAB रखा हुआ है। बस Z क्या है, कोलिजन फ्रीक्वेंसी, AB क्या है, ए और बी के बीच का कोलिजन फ्रीक्वेंसी।
ठीक है, इस तरह से इस रिएक्शन को सीखा जाता है. नाउ द रेट इक्वेशन holds good in predicting the value of rate constant accurately for a reaction involving simple molecules, but the reaction which involves complex molecules, significant deviations are observed. जब तुम्हारे पास क्या होता है, जब तुम्हारे पास बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स रिएक्शन देखने को मिलता है, तुम्हारा एक तरह से ये पूरा का पूरा जो थ्योरी है फेल हो जाता है. ठीक है, सिंपल रिएक्शंस के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है, देयर इज नो प्रॉब्लम इन सिंपल रिएक्शन. कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस के अंदर तुम्हारे पास एक प्रॉब्लम आता है. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. नाउ this is because of the collision of reactant molecules do not react into the formation of products. This is because all the collisions of reactant molecules do not result in the formation of products. ठीक है, मैंने क्या बोला है, सिर्फ और सिर्फ कोलाइड करने से फायदा नहीं होता है, तुम्हारी कोलिजन एक्टिवेशन एनर्जी से ज्यादा होनी चाहिए. ठीक है, collision in which the reactant molecules have sufficient kinetic energies, which is called threshold energy, and proper orientation results into breaking of bond between the reacting species. अब यहाँ पे एक नया वर्ड हमारा ऐड हुआ है. What is that new word? हाँ, ओरिएंटेशन. अब तुम्हें से किसने लेगो तो छोड़ो, नॉर्मल हमारे ब्लॉक्स खेले हैं, लेगो यू खेला है क्या तुम लोगों ने कभी लेगो के साथ? तुमने नहीं खेला? नहीं, मैंने तो नहीं खेला है, मेरी बहन बहुत बड़ी फैन है उसकी. मगर मेरे टाइम पे तो क्या होता था, नॉर्मल अनब्रांडेड ही आता था. मेरे पास क्या बोलते हैं 10-20 एटलीस्ट क्या बोलते हैं 5-6 हजार पीसेस हुआ करते थे. ठीक है, क्योंकि हमारे पास सेट आता था एक, क्या बोलते हैं, हर बार मैं जाता था दुकान से जाके, कितना 50 रुपए का समथिंग आता था तुम्हारे पास अनब्रांडेड. लेगो तो अभी बना है, उस जमाने भी ब्लॉक्स हुआ करते थे. ठीक है, सो बेसिकली 2 पीसेस ऑफ लेगो को लो. ठीक है, और क्या करो, तुम ऐसे ही आंख बंद करके ऐसे तुम उसको दोनों को क्या बोलते हैं, ऐसे देखो, दिस इज दी बेस्ट एग्जांपल. ठीक है, हाँ, ये क्या है, इट्स अ बॉक्स. ठीक है, ऐसे 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 तुम क्या कर रहे हो, यू आर ट्राइंग टू क्या बोलते हैं कोलाइड करने की कोशिश कर रहे हो, मगर जब तक तुम्हारा एग्जैक्ट कोलिजन नहीं होता है, एक एग्जैक्ट ओरिएंटेशन के अंदर तुम्हारा कोलिजन नहीं होता है, तब तक क्या होगा, तब तक तुम्हारा रिएक्शन जो है आगे नहीं बढ़ेगा. समझ में आ रहा है? हाँ, तुम्हारा जो कोलिजन होता है यहाँ पे, सी योर कोलिजन हैज टू टेक प्लेस इन अ प्रॉपर ओरिएंटेशन. एक प्रॉपर ओरिएंटेशन के साथ अगर ये दोनों के दोनों कोलाइड हो जाएंगे, तभी क्या देखने को मिलेगा, एक रिएक्शन को आगे प्रोसीड होते हुए देखने को मिलेगा. अंडरस्टूड? क्लियर है ये बात? आगे बढ़ते हैं. These collisions जिनका एक्टिवेशन एनर्जी ठीक है, ओरिएंटेशन ठीक है, ठीक है, हाँ, एक्टिवेशन एनर्जी ठीक है, ओरिएंटेशन ठीक है, सब कुछ ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, द इफेक्टिव कोलिजन. एक इफेक्टिव कोलिजन बोला जाता है इसको. ठीक है, तो सारी की सारी चीजें तुम्हारे ये सही हो जाती है, उसको हम लोग एक्टिवेशन एनर्जी बोलते हैं. नाउ ऑन द अदर हैंड, collisions with improper orientation make the molecules bounce back, leading to the formation of no product. जैसे यहां पे तुम्हारे पास क्या हो रहा है, दो अलग अलग आए, कोलाइड किया, बिकॉज मॉलिक्यूल्स आर हार्ड एंड इलास्टिक इन नेचर, वो वापस दूर चले गए. दे ट्राइड टू कोलाइड बट दे वेंट अवे. ठीक है, प्रॉपर कोलिजन सिर्फ और सिर्फ ऐसा होता है, इम्प्रॉपर कोलिजन के अंदर बाउंस बैक होने लगेंगे. इट इज नॉट एन इफेक्टिव कोलिजन. ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं. नाउ formation of methanol from bromomethane depends upon the orientation of the reactant molecule. ठीक है, CH3Br plus OH gives CH3OH plus Br minus. तो यहां पे देखो तुम्हारे पास क्या होता है, CH3Br को क्या करना पड़ेगा, आगे से आना पड़ेगा. यहां पे देखो, सो क्या हो रहा है, देखो तुम्हारे पास दो अलग अलग ओरिएंटेशन निकल के आ रहे हैं. ठीक है, जब तुम्हारे पास CH3Br, दिस इज CH3Br, ठीक है, हाँ, और OH इम्प्रॉपर ओरिएंटेशन, दैट मींस तुम्हारा बेसिकली फ्रंट सामने से आया, सामने से आएगा तो कैसे रिएक्ट, क्या बोलते, कोलाइड करेगा, हाथ तो है नहीं. सी अगर तुम दो लोगों के बीच में, इफ यू वांट टू पीपल टू होल्ड हैंड्स, तुम्हें क्या करना पड़ेगा, हाथ साथ में लाना पड़ेगा ना.
हाँ, ऐसे शक्ल दोनों एक दूसरे के साथ लाके भिड़ोगे तो हाथ थोड़ी पकड़ोगे, है ना? सो ओरिएंटेशन मैटर्स अ लॉट, ठीक है, बहुत ज्यादा मैटर करता है। नाउ इम्प्रॉपर ओरिएंटेशन में कोई प्रोडक्ट बनेगा नहीं। प्रॉपर ओरिएंटेशन होगा, कोई मेरे को बता सकता है कि ये SN1 है कि SN2 है? SN1 और SN2 में कौन है ये? सो ये हमारा एक SN2 रिएक्शन है, ठीक है। नाउ प्रॉपर एंड इम्प्रॉपर ओरिएंटेशन ऑफ कोलाइडिंग मॉलिक्यूल्स। तो यहाँ पे इम्प्रॉपर ओरिएंटेशन था, इम्प्रॉपर ओरिएंटेशन के कारण क्या हुआ? हाँ, अरे हाँ, इम्प्रॉपर ओरिएंटेशन के कारण क्या हुआ? तुम्हारे पास यहाँ पे लॉक नहीं हो पाया, ठीक है। सो आगे बढ़ते हैं। When the orientation factor is taken into account, the expression becomes reaction rate is equal to PZAB e to the power minus EA upon RT। तो अब यहाँ पे तुम्हारे पास क्या हो जाएगा? P is the orientation factor, ZAB is the collision factor, e to the power minus EA upon RT is the fraction of molecules that have energy greater than the क्या बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। समझ में आ गया? So P is the orientation factor, ZAB is the collision factor, e to the power minus EA upon RT is the number of fraction of molecules that have energy greater than the greater than the activation energy। ठीक है, fine, okay, next। Therefore, in a collision theory, activation energy and proper orientation of molecules together determine the criteria for an effective collision and thus the rate of a chemical reaction। Now, इसके limitations क्या-क्या होते हैं collision theory के? This theory explains the result of a number of reactions, but it does not give a satisfactory explanation in cases as it considers atoms and molecules to be hard spheres and ignores their actual structure। अगर तुम लोगों ने class, if you remember the theory that you learnt in chemical bonding and molecular structure, तुम्हें पता चलेगा कि molecules are not spheres, they have tetrahedral, trigonal bipyramidal, trigonal planar, octahedral, ऐसे shapes होते हैं उनके, ठीक है, they are not spheres, ठीक है। तो इस तरह से हमारा ये चैप्टर खत्म हो चुका है, ठीक है। अगर आपको क्या बोलते हैं मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, ठीक है। और हम लोग अगला जो चैप्टर शुरू करने वाले होंगे दैट इज डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, ठीक है। डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स हमारा आई थिंक 3 वीडियोस में हमारा खत्म हो जाएगा, ठीक है। सो आज की क्लास यहीं पे खत्म करते हैं एंड प्लीज अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो यहाँ पे नीचे लिख दीजिए। और दिस इज द बुक, अगेन आई एम टेलिंग यू, ये है अरिहंत का क्लास 12th का ऑल इन वन बुक, इसी का मैं रेफरेंस करता हूँ। दिस इज द बेस्ट बुक फॉर योर एग्जामिनेशन, नॉट जस्ट सीबीएसई, एंट्रेंस एग्जाम्स में भी बहुत काम आता है, ठीक है। तो चलिए आज के वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच।